तो आइए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आरक्षण राजनीति में एक ऐसा शब्द है जिसे हर राजनीतिक पार्टी सावधानी से सुनती है और इस पर बोलती है, क्योंकि बयानों में थोड़ी सी चूक काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि एक ऐसी घंटी है जिसे बांधना बेहद मुश्किल है। राजनीति के इतिहास में कुछ दशक पीछे जाएं तो वीपी सिंह ने आरक्षण की घंटी बांधी, सत्ता गवाई, किसी के लिए हीरो बने तो किसी के लिए विलेन। हालांकि उसके बाद पूरे देश में क्षेत्रीय नेताओं की बाढ़ सी आ गई। आरक्षण के मुद्दे पर सभी बीजेपी बिहार जीतते जीतते हार गई, तो कभी लोकसभा चुनाव में यूपी में, उत्तर प्रदेश में पीडीए का दबदबा कायम हो जाता था। हालांकि आरक्षण पर एकदम चुप्पी भी मुश्किल है, क्योंकि वोट की राजनीति में यह खाद पानी है। इसलिए कई बार नेताओं को बताना पड़ता है कि वो किस जाति से आते हैं। विपक्षी दल कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण हटाने वाली है। सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर मंत्री और नेता शायद किसी भी अप्रत्याशित राजनीतिक नुकसान को टालने के लिए जवाब में कहते हैं कि कोई आरक्षण नहीं हटा सकता है। जब देश में आरक्षण पर समर्थन और विरोध के स्वर उठते हैं तो मुख्य सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगियों का पशुपेश में भी सामने आ जाता है। जिन पार्टियों की नींव दलित समर्थन पर है वो सरकार पर दबाव बनाती हैं। चूंकि मुद्दा सियासी है तो चर्चा भी जरूरी है, इसलिए हम आ गए हैं जनता के सर्वे के साथ आपको दिखाने। आंकड़े हमारे फैसला आपका में शो में शुरुआती बयान से करते हैं। दो बयान सुनिए, गौर से क्या कहते हैं नेता। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे ये विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। वो कहते थे हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण गया है क्या? अरे अब तक छोड़िए, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। तो सत्ता तो कह रही कि आरक्षण को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। विपक्ष भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, लेकिन सत्ता पर बिना वॉर किए कहना संभव नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव बीजेपी पे वॉर करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र हो रहा है। पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है और किसी की इच्छा का विषय नहीं है। भाजपा या उसके संगी साथी समय समय पर जिस तरीके से कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की तमाम सारी लगातार कोशिशें भी करते हैं। अलग अलग मुखौटे। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र करते हैं। बात केवल सरकारी नौकरियों की नहीं है, निजी संस्थानों में आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ रही है। सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं। अपना क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाए हैं। इन सबको मिला दो, इनकी कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 8%। 50 और 15 कितना होता है? 65 और 15 कितना होता है? 80 और 8 कितना होता है? 88 ना? ठीक है, तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट निकालो। ठीक है, उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ। क्या जो मुद्दा 7 जजेसों ने उठाया है, ये
बहुत ही इसमें वो गंभीरता से शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं सोचे, ये मैं खुलकर कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ जब तक इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, तब तक ये रिजर्वेशन रहना चाहिए और रहेगा, उसके लिए हम लड़ेंगे। आरक्षण को लेकर पिछड़े समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कहना है, सुनिए। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। बाबा साहेब की सोच से बनी हुई ये व्यवस्था है और दुनिया की कोई ताकत इसको, और मैं जब तक हूं, मैं इतना तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, कतई इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा। तो बयानबाजी की ये महाभारत आपने देख ली। अब सोचिए कि जिस आरक्षण को शुरुआत में संविधान में सिर्फ 10 साल के राजनीतिक संरक्षण माना गया था, वो 10 साल से अब 75 साल से ज्यादा के सफर में बदल गया। एक वर्ग का कहना है कि आरक्षण आखिर कब तक। हालिया मुद्दे की बात करें तो ये शुरू होता है एक आंदोलन से, आरक्षण हटाओ आंदोलन से। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन का बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन की आग सियासत तक पहुंची और सियासत कैसे एक्टिव हो गई ये आप देख ही चुके हैं। अब आखिर इस आंदोलन को लेकर विवाद क्या है, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, उन पर भी एक नजर डाल देते हैं। क्योंकि अचानक दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्यों की राजधानी तक इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जाति आधारित आरक्षण खत्म हो, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा हो, मेरिट के आधार पर चयन किया जाए, आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिले, आरक्षण लागू करने की सीमा तय की जाए, आरक्षण की राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध हो, आर्थिक आधार को आरक्षण में ज्यादा महत्व दिया जाए, ये मांगे की जा रही हैं। ये किन की मांगे हैं? जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? आरक्षण हटाओ आंदोलन में क्या मांगे उठी, ये तो आपने देख लिया, ये तो आपको बता ही दिया। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, कोटे के अंदर कोटा व्यवस्था लागू हो, आरक्षण पर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, IIT IIM में न्यूनतम अंक की व्यवस्था रहे और EWS को SC जैसी सुविधाएं मिले, क्रीमी लेयर का नियम लागू करने की मांग, आरक्षण व्यवस्था की पूरी समीक्षा की मांग। ये तमाम सारी मांग है जो मैंने आपको पहले बताई, उसी में से कुछ और चीजें थी जो जोड़कर बता दी। लेकिन आपको यह बता देते हैं कि मंडल आरक्षण से VP सिंह सरकार गिरने तक की कहानी। आरक्षण की व्यवस्था पहले थी, लेकिन 1990 में प्रधानमंत्री VP सिंह, जो कि जनता दल के नेता थे, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए केंद्र की सरकारी नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण देने का फैसला किया। इस फैसले के बाद देश भर में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन शुरू हो गए। सामान्य वर्ग के छात्र और युवाओं ने इसका तीखा विरोध किया, प्रदर्शन हुए और कुछ जगहों पर आंदोलन बेहद उग्र हो गया। वहीं OBC और सामाजिक न्याय के समर्थक इस फैसले के समर्थन में मजबूती से खड़े हो गए। इस तरह मंडल आरक्षण VP सिंह सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बन गया और देश की राजनीति में OBC बनाम सामान्य वर्ग की बहस तेज हो गई। यानी कि विवाद नया नहीं है, बल्कि सवर्णों का लगातार आक्रोश है जो वर्षों से देखा जा रहा है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1979 के आसपास थी। तमाम सारी बातों के बीच लगातार इस मुद्दे पर चर्चा होती रही, बहस होती रही। मुझे लगता है कि 10 साल तक ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। लागू करने के बाद अब 70 साल के आसपास हो गए। बहस इस बात को लेकर तेज हो रही है, तेज इस बात को लेकर भी हो रही है कि आखिर क्या हो रहा है। UGC में भी जो नियम आए उस पर विवाद हुआ, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि नई बहस में यह केंद्र में है। जनवरी 2026 में UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए गए।
नियमों का मकसद क्या था? उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए समता समिति का प्रावधान किया गया। विरोध करने वालों में सामान्य वर्ग के छात्रों की सुरक्षा स्पष्ट नहीं की गई। सामान्य वर्ग ने झूठी शिकायतों की दुरुपयोग की आशंका जताई। विरोध के बीच यूजीसी गो बैक और यूजीसी रोल बैक के नारे लगे और 29 जनवरी 2026 के बाद फिर इस पर पुनर्विचार की बात हुई। 2026 में केंद्र के नियम पुनर्विचार की जानकारी और सुप्रीम कोर्ट को दी गई। लेकिन इस पर हमने एक सवाल लोगों के बीच गए, क्योंकि बहस बहुत तेज चल रही है। हम सवाल नंबर 1 की स्थिति देखते हैं। क्या आरक्षण पर पुनर्विचार की जरूरत है? ये हमने पहला सवाल लोगों से पूछा। लोगों की राय निकल कर आई। लोगों ने क्या कहा? 58%, 58% लोगों ने कहा हां, पूरी व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। 20% लोगों ने कहा हां, कुछ बदलाव की जरूरत है। 22% लोगों ने कहा नहीं, मौजूदा व्यवस्था ठीक है। और एक और सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा, सवाल नंबर 2 कि क्या आरक्षण का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए? 67% लोगों ने कहा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। 14% लोगों ने कुछ हद तक बंद होने की बात की। 16% लोग राजनीतिक मुद्दा भी है और इसे समझना चाहिए, क्योंकि राजनेता हैं तो राजनीतिक पार्टी इस तरह की प्रक्रिया और चर्चा करती रहेंगी। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर? 11% लोगों ने कहा जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। 56% लोगों ने कहा आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। 30% लोगों ने कहा जाति और आर्थिक दोनों आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और 3% लोग मौजूदा व्यवस्था लागू होने की बात कर रहे थे। सर्वे का चौथा सवाल, क्या आरक्षण का लाभ ले चुके सक्षम परिवारों को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए? ये सवाल हमने लोगों से पूछा। अब देखिए लोगों की राय क्या निकल कर आई। लोगों की राय निकल कर आई, 59% लोगों ने कहा हां, आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को बाहर कर देना चाहिए। 10% लोगों ने कहा हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ बाहर किया जाना चाहिए। 13% लोगों ने कहा नहीं, जाति आधारित आरक्षण में ऐसा ही होना चाहिए। और 18% लोगों ने कहा इस पर अलग से नियम बनाने चाहिए। सर्वे का एक और सवाल, आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या एक ही परिवार की कई पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलना उचित है? 10% लोगों ने कहा हां, मिलना चाहिए। 68% लोगों ने कहा, 68% लोगों ने कहा नहीं, एक सीमा तय होनी चाहिए कि कब तक एक ही परिवार के लोगों को आरक्षण मिला जाए। 20% लोग सामाजिक पिछड़ेपन की बात कर रहे थे। सामाजिक पिछड़ापन खत्म होने मिलना चाहिए, तब मिलना चाहिए। और 2% लोग कुछ भी नहीं कह रहे थे इस मुद्दे को लेकर। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मेरे साथ मौजूद हैं। दामोदर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपीएसएस मेरे साथ मौजूद हैं। और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। दामोदर यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। दामोदर जी आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं। दामोदर जी, मैं समझने की कोशिश करता हूं कि जब भी चुनाव आते हैं अचानक से आरक्षण पर चर्चा तेज हो जाती है। हालांकि पूरे साल भर चलती रहती है, वो दबी रहती है, रेंगती रहती है, लेकिन चुनाव के इर्द गिर्द ये चर्चा बढ़ जाती है। देश की तमाम अदालतों में ये प्रकरण चल रहा है। राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर बहस हो रही है। लेकिन आरक्षण को लेकर आप क्या मानते हैं? क्योंकि राजनीतिक दल ऐसे हैं, ये मतलब एक ऐसी आग है कि अगर जरा सा भी हाथ डाला तो फिर आप जल जाएंगे। तो आपकी राय में आपसे जानना चाहता हूं क्या है? मनोज जी, इसमें बड़ी स्पष्ट मेरी राय है और मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी के जिन भी लोगों को मिल रहा है, जो लाभान्वित हो रहे हैं उससे, वो सारे लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करता है या उसकी खिलाफियत होती है तो निश्चित रूप से वो सारे लोग उस राजनीतिक दल या ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। इसलिए कोई भी दल ये हिम्मत जुटा नहीं पाता कभी भी। जब भी बात होती है, जो दल वर्तमान में सत्ता में है, कभी वो भी आरक्षण की खिलाफियत की बात करते थे, लेकिन जब भी सत्ता में जो दल पहुंचते तो वो कहते हैं नहीं, आरक्षण है, रहेगा, कोई छू ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि इस देश की
80 कम से कम 80% लोगों की राय यही है कि आरक्षण लागू रहना चाहिए। मेरी और मेरी पार्टी की जहां तक राय है, बड़ी स्पष्ट राय है। और कल मैंने इन सब मुद्दों को लेके मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराने को लेके भोपाल में धरना भी दिया कि हमारी मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो भी अभी सिर्फ 2 ही लागू है, आंशिक रूप से लागू है, तो उनको भी लागू किया जाना चाहिए। तो बड़ी स्पष्ट राय है कि आरक्षण लागू है, आरक्षण लागू रहेगा और अभी भी आरक्षण की आवश्यकता इस देश के अंदर है। ये बड़ा विषय है। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए कि भाई क्या एक ही पीढ़ी के कई लोगों को लगातार आरक्षण मिलने लगे? अगर किसी परिवार से कोई आईएएस अधिकारी बन गया तो फिर दोबारा भी उसी परिवार से कोई आईएएस अधिकारी बन जाता है, फिर तीसरी बार भी बन जाता है और चौथी बार भी बन जाता है। अश्वनी दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी दुबे साहब, आरक्षण से मिलने वाले लाभ बहुत सीमित हैं, लेकिन जिन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए या मिलता है उनकी बड़ी आबादी है, चाहे वो दलित वर्ग से आते हों या फिर जनजाति समाज से आते हों या ओबीसी वर्ग से आते हों। अब एक इतनी बड़ी आबादी में इतने सीमित लाभ, तो पूरे समाज को, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, जो गांव में बैठा हुआ है, खेत में खलियान में बैठा हुआ है, जो झुग्गी झोपड़ियों में बैठा है, वो इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो शहरों में आ गया, जो समाज की मुख्य धारा में आ गया, उन्हीं को मिलता रह रहा है और लगातार उसका फायदा मिल रहा है। तो ये इसका जो एक मकसद था, वो मकसद कितना पूरा हो पा रहा है? अदालतों की व्याख्या, उनकी परिभाषा, उनके फैसले क्या है? कुछ परिवारों को और कुछ जातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ मिल रहा है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण लेते जा रहे हैं और वही आरक्षण की जब जब समीक्षा की बात होती है तो मुखालफत करते हैं, क्योंकि आखिरी व्यक्ति की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचती है, भोपाल तक नहीं पहुंचती है। इसलिए जो क्लासिफिकेशन की बात होती है वो क्लासिफिकेशन के बाद भी दबी रह जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने, और उस समय दलित चीफ जस्टिस ही थे, जस्टिस गवई, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 जजेस ने कहा था कि क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है रिजर्वेशन में। इसलिए क्लासिफिकेशन होना जरूरी है ताकि जो लोग सक्षम हो गए, जो क्रीमी लेयर में आ गए, जो लोग आगे आ गए, ऑलरेडी फॉरवर्ड हो गए, उनको उससे निकालें। यानी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो इंदिरा साहनी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इजाद किया था, उस क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था जो है SC ST रिजर्वेशन में भी हो। परंतु ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो दलितों को गुमराह करती हैं, दलित वोटों को और ओबीसी वोटों को सिर्फ इसलिए कि वो अलग ना हो जाएं और उनकी सरकार ना चली जाए या वो सत्ता में आ जाए किसी तरीके से, या वो जो उनके समर्थक बनते हैं वो लोग चाहते ही नहीं है कि ये आरक्षण जो है माने क्लासिफिकेशन हो तो क्लासिफिकेशन होकर के आखिरी व्यक्ति को मिले, क्योंकि अगर मिलेगा तो वो सक्षम होगा और सक्षम होगा तो वो फिर कहेगा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। इसलिए वो गरीब को गरीबी रहने देना चाहते हैं। अब मैं कुछ आपको, अब ये लेटेस्ट हम 2026 की बात कर रहे हैं, मैं थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि राय बनाने से पहले समझना जरूरी है कि जो 7 में से 5 ड्राफ्टिंग कमेटी में खासतौर से रिजर्वेशन को लेकर जो बनी थी, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और बेगम एजाज रसूल थी, जिसमें हुसैन लालजी थे, और इन लोगों ने क्यों खिलाफत की थी इस रिजर्वेशन की, इस बारे में बता दें। क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाता है कि लाभ, उन्होंने कोशिश की, ऐसे नहीं। 299 मेंबर्स थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने में लगे और अलग अलग कमेटीज थी, अलग अलग जो राय थी। तो ये समझिए कि सबसे पहले इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय देश को जानने जरूरी है। जब आरक्षण के मुद्दे पर कमेटी बनी तो इस व्यवस्था के खिलाफ थी। यही वजह है कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब दिसंबर 49 में धारा 292 और 94 के तहत मनोज जी जब मतदान कराया गया जी, तो 7 में 5 वोट आरक्षण के खिलाफ पड़े थे। जैसा मैंने बताया, मौलाना आजाद, मौलाना हिफुजुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन और हुसैन लालजी भाई आरक्षण के विरोध में मतदान किया था। दरअसल उन्होंने आरक्षण के दूरगामी परिणामों का अंदाजा उसी वक्त लगा लिया था। तो आप समझिए आज जो बात कहते हैं,
और आज के दौर में आरक्षण एक समूह के उत्थान की जरूरत से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसीलिए जो अभी आपने अपने प्रोमो में कहा कि कोई माई का लाल नहीं हटा सकता, इसलिए कि कोई माई का लाल हिम्मत इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। वो लोगों को मुख्य धारा में लाने से ज्यादा चिंतित है अपनी कुर्सी बचाने में। और जो आरक्षित वर्ग के संभ्रांत और ऊंची पहुंच वाले लोग जैसे दामोदर भाई हो गए, ये उन लोगों के लिए आरक्षण उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का माध्यम बन गया है। भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी मनोज जी, उसका उद्देश्य सिर्फ कमजोर और दबे कुचले लोगों के जीवन स्तर को उठाना था। और अंग्रेजों की सोच से ज्यादा विकृत आज हमारे नेताओं की सोच निकली है। इसीलिए आरक्षण समय समाप्त होने के बाद भी बीपी सिंह ने मंडल की सिफारिशें लागू की, जो भी आपने कहा अपनी मर्जी से कराई, लागू किया, युवाओं ने हंगामा किया। राजीव गोस्वामी की तो मृत्यु भी होगी, दिनेश गोस्वामी और राजीव गोस्वामी जो उन्होंने वो तो शहीद भी हो गए। और उन छात्रों ने संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। आज एक ऐसा मुद्दा बन गया जो कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए हार जीत बनता है। अब डॉक्टर अंबेडकर की बात पर आ जाते हैं। महान है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, वो पायनियर हैं, बहुत बड़े लॉ मिनिस्टर भी रहे, लॉ मेकर भी रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद संविधान में बनवाते समय और बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों के साथ, ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ, क्योंकि वो सिर्फ अकेले उन्होंने नहीं बनाया, इसलिए ये श्रेय देना भी ठीक नहीं है, उनके साथ जो और भी उनके सहयोगी थे, सर्पियन राव भी रहे, उन्होंने आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की। तो उन्होंने कहा था 10 साल में यह समीक्षा हो कि आरक्षण दिया गया, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है कि नहीं। मनोज जी, अगर समीक्षा में हुई हो तो आप बताइए, तो मैं आपकी बात को जो जैसा आप कहें वैसा मानने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल आपने डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसकी समीक्षा आज तक नहीं हो पाई। दो लाइन और प्लीज। तो उन्होंने मनोज भाई ये भी कहा था कि आरक्षण से अगर किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। वजह बताई थी कि आरक्षण वैशाखी है, वैशाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए, विकसित होने का अधिकार है। और इसीलिए अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की अस्थायी व्यवस्था नहीं की थी। ओवर टू यू मनोज भाई। राहुल लाल मेरे साथ मौजूद है। राहुल लाल साहब, जो बातें अश्वनी दुबे कर रहे हैं, आप सहमत हैं? जो समाज से बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि एक समय था जब मैं देखता था सरकार बनी थी तो संघ की तरफ से और संघ प्रमुख की तरफ से आरक्षण पर बार बार विचार करने की बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथ जल गए। उसके बाद अब चर्चा ही नहीं हो रही, आवाज ही नहीं निकल रही। एक बार माई के लाल इस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया था, उसके बाद वर्तमान से पूर्व हो गए थे। अब फिर से यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कुछ इसी तरह का बयान दिया है, तो उसकी स्थिति क्या होगी वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद दिखाई देगी। राहुल लाल हमारे साथ मौजूद है। लाल साहब, आरक्षण पर क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो बीजेपी जो इस प्रकार के बयान दे रही है, थोड़ा उसके ऊपर 2-3 खंड में और संक्षेप में उत्तर रखूंगा मैं जी। सबसे पहला तो आपको याद हो बिहार विधानसभा चुनाव 2015, मोहन भागवत जी ने उसमें थोड़ा सा संकेत दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और वो पूरा बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम जो है वो यूटर्न हो गया था। वहीं से भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा खासा प्रदर्शन करने की तरफ अग्रसर थी, वो सीधे जो है कि उस चुनाव में उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इसके ऐसे हम लोग अगर भारतीय राजनीति में उदाहरण निकालेंगे तो राजनीति में कौन सा राजनीतिक दल इसका विरोध कर सकता है। अब आते हैं हम लोग मामले को लेके कि इसके क्या पहलू हो सकते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें, आर्थिक आधार पर लोग कह रहे हैं, आर्थिक आधार पर अगर वर्तमान में हम लोग आरक्षण देखें तो जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, जो ईडब्ल्यूएस कोटे का आरक्षण है, वो आर्थिक आधार पर है, सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है। दूसरा जो कि मंडल आयोग के कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो इंदिरा साहनी केस सुप्रीम कोर्ट का वो काफी फेमस जजमेंट रहा मनोज जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया क्रीमी लेयर का सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण में वो लागू रहेगा, और वो अभी भी है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत काम कर रहा है। वहां पे अगर कोई, वहां पे हम लोग नहीं कह सकते कि कोई कई पीढ़ियों से पाता चला जाएगा, क्योंकि अगर उसके माता पिता दोनों के इनकम की स्थितियां बनेगी तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, फिर वो परिवार उससे बाहर हो जाएगा। लेकिन मामला आता है एससी और एसटी के कैटेगरी में। एससी और एसटी के कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उस कैटेगरी के संदर्भ में यहां पे क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं है। क्या इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमें लग रहा है कि देखिए, इसको लेके हम लोगों को एक दृष्टिकोण और रखना पड़ेगा। जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस दृष्टिकोण की तरफ हम लोग का दृश्यावलोकन कराया था, मैं अभी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में गया था और वहां हमने देखा कि बिल्कुल जोधपुर के बगल का क्षेत्र था मनोज जी, जो जीवित में तो देखिए लोगों के साथ जातिगत भेदभाव तमाम स्थितियां जो होती होंगी, लेकिन
लोगों के शमशान अलग थे, यानी कि दलितों के शमशान अलग, उसमें भी जो है कि जो एसटी के लोग हैं उनके शमशान अलग, पिछड़े वर्ग के लोगों का शमशान अलग, फॉरवर्ड क्लासेस के शमशान अलग। तो सोचिए हम लोग एक कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां पे कि मरने के बाद भी एक शमशान घाट पे सम्मान पूर्वक अभी भी अंत्येष्टि की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है। तो ये एक हमारे देश की रियलिटी है। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि अगर कोई दलित जो है कि अभी भी अगर वो आईएएस भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन समाज उसके प्रति, ठीक है वो सामने में चूंकि पद पे बैठे हुए हैं तो सम्मान करता है, लेकिन क्या दलित होने के कारण से उनको जिस उसको दयनीय स्थिति से एक अलग नजरिए से देखा जाता है, वो दृष्टिकोण बदला है। और तीसरा, लेकिन देखिए मेरा मानना है कि जैसे कि आज के समय में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे में आरक्षण से संबंधित चीजें भी अपडेटेड होनी चाहिए। और आरक्षण, देखिए आरक्षण बहुत जबरदस्त तौर पे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ आंकड़ों के साथ। कौन सी जाति ज्यादा लाभ ले ली, कौन सी जाति लाभ नहीं ली, हम लोग देखते हैं कि उसके लिए बहुत सारे जो है कि जातियां अपने आप को ओबीसी में शामिल करने के लिए संघर्ष करती हैं। बहुत सी जातियां जो कई बार हम लोग देखते हैं सामान्य वर्ग में होती है, वो एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कैटेगरीज में डलवाने के लिए संघर्ष करती हैं। अभी भी देखिए जो अभी पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन जो संविधान निर्माताओं ने 10 वर्ष के लिए कहा था कि फिर समीक्षा की जाएगी, वो परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहाँ जातिगत जनगणना ही नहीं हुआ। अंग्रेजों के जमाने में जो जातिगत जनगणना हुआ, आखिर किसी एक्स जाति ने आरक्षण का लाभ उठाया, आज उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी है, क्या वो परिस्थितियां उसकी बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गई है, वो समूह बहुत बेहतर हो गया तो ठीक है उसको आप लिस्ट से बाहर कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि जो गहनता के साथ जातिगत जनगणना इसी के साथ मुड़ता है। देखिए या तो हम लोग आरक्षण का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, और अगर आरक्षण का समर्थन करते हैं और आरक्षण को समयानुसार परिवर्तनशील, उसको अपडेटेड बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर जातिगत जनगणना के बहुत ही मजबूत किस्म के आंकड़े होने चाहिए कि अलग अलग समूहों के जाति के लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है, उनकी आज के समय में वास्तविक आय कितनी है, उनको आज सामाजिक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा कैसी बदली है, नहीं बदली है। तो ये जातिगत जनगणना का मामला मैं मानता हूं कि बेहद गंभीर मामला है, और इस मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ मौजूद है। सूर्य प्रकाश जी, आपकी राय? पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर अभी मेरे से पूर्व में जो यादव जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया, और अश्विनी भैया ने तो गागर में सागर भर दिया, उन्होंने कानूनी पेच भी बता दिए। राहुल लाल जी की बातों से मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही। पता है मनोज जी, एक आदत सी बन गई है इस स्वतंत्र भारत के अंदर केवल हिंदुओं को गाली देने की और हिंदुओं को जाति प्रथा में बांटने की। और ये जो कोड़ है ना आरक्षण रूपी, इस कोड़ को साफ ना हो, ये बीमारी चलती रहे। जैसे सफेद दाग होता है, वो सफेद दाग की बीमारी चलती रहती है, शरीर पे सफेद दाग है ना, वो चलती चली जाती है, अंत तक जब आदमी चला जाता है दुनिया से तब जाके वो खत्म होती है। मुझे लगता है ऐसी स्थिति राहुल लाल जी भी चाहते हैं। अच्छा। इन्होंने अभी, हाँ, इन्होंने क्या अभी आपके सामने जो कहा कि देखिए वहां पर तो जातियों के आधार पर शमशान घाट भी बटे हुए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, क्या केवल हिंदुओं में ये व्यवस्था है? क्या मुसलमानों में शिया और सुन्नी में नहीं है? क्या वहां पर वहाबी में नहीं है? क्या वहां पर पसमंदा में नहीं है? आप कैसी बातें करते हैं? शिया और सुन्नी का तो त्योहार भी अलग है, वहां पर कब्रिस्तान तो छोड़िए, मस्जिदें भी अलग है। आप मुझे बताइए कौन से मंदिर अलग है दलितों के और स्वर्णों के? और एक और बात, मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है, ये बार बार जो राहुल लाल जी कह रहे थे ना कि स्वर्णों को तो आरक्षण मिल गया 10% इकोनॉमिक आधार पर, तो अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। आप अच्छे स्तंभकार है, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं। वो जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, उस ईडब्ल्यूएस में कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें जातिगत बंधन नहीं है। पहले इस चीज को पढ़ लो, उसके बाद उस पर कोट करना। अब हम मनोज जी आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पे। अच्छा, अभी किसी और विषय पे थे क्या? हाँ। अच्छा, अभी तक तो जरा रंग रोगन कर रहे थे राहुल लाल जी का, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी फर्जी बातें हैं ना। अच्छा, राहुल लाल जी आपकी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे? हाँ। अभी शेप में लेके आएंगे आपको? हाँ, अब हम इनको शेप में लेके आए, थोड़ा इनको फास्टिंग कराएंगे, इनका वेट लॉस कराएंगे। अब हम आते हैं मुख्य विषय। देखिए, आखिर आरक्षण के अंदर मैं ये नहीं कहता आरक्षण खत्म कर दिया जाए मनोज जी, मैं तो बहुत स्पष्ट हूं, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, लेकिन मैं आज भी नहीं कहता कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं। अरे बीजेपी आपको अपने कार्यालय के आसपास भी नहीं फटकने देगी मैथिल साहब।
ना ना ना, मैं नहीं कहता आरक्षण खत्म होना चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सबसे पहली बात, आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसको आरक्षण की जरूरत है। आर्थिक आधार पर अगर इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है तो बहुत अच्छा, और नहीं भी हो सकता तो जिसका दादा आईएएस, बाप आईएएस, अब बेटा आईएएस, तो भाई कहा तो उसको आरक्षण की जरूरत है, उसके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है। जिसका दादा कोई इनकम टैक्स अधिकारी रह गया होगा, उसने खुद ही इकट्ठा कर लिया होगा कि उसके बच्चे बड़े बड़े कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आ रहे हैं, उनको कहे कि आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण की जरूरत है मेरे गांव के रामू वाल्मीकि को, आरक्षण की जरूरत है मेरे अपार्टमेंट के बाहर बैठे हुए मंगू मेरे डॉक्टर भाई को, जो कि जूते काटने का काम करता है। आरक्षण की जरूरत है उस फतेह को जो कि रोज सफाई करता है मेरे अपार्टमेंट की, क्योंकि उसका पिता भी सफाई करता चला गया दुनिया से, उसका दादा भी जमा गटर साफ करता था। उन लोगों को आरक्षण की जरूरत है। समझ गए ना राहुल लाल जी? परेशानी क्या है मनोज जी? मैं बिल्कुल समझ गया। मैं तो देखिए 2-3 चीज कहूंगा मनोज जी। देखिए उन्होंने कहा कि राहुल लाल का पेंटिंग कर दिया गया, राहुल लाल जी का पेंटिंग कर दिया गया। 20 सेकंड मेरे भाई, 20 सेकंड। परेशानी क्या है? आप जब भी आरक्षण में इम्प्रोवाइजेशन की बात करेंगे, सबसे पहले कौन हाथ उठाएगा? चंद्रशेखर रावत जैसे लोग हाथ उठाएंगे, मायावती जैसे लोग हाथ उठाएंगे, और आपका जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ना, क्या नाम है उनका, वो काले काले से एक नाम भूल रहा हूं मैं उनका, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भूल गया हूं मैं, वो कई बार वो खड़गे जी उठाएंगे। यही जातिगत भेदभाव है, यही जातिगत भेदभाव है। सही कहते हैं सूर्या जी, जातिगत भेदभाव करना। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मानसिकता पर सवाल उठा दिया यहाँ पर, क्या आप इतने बड़े व्यक्ति का नाम भूल गए? मनोज जी दलित समाज से आते हैं, इसलिए भूल गए? उनको किस ढंग से उनको संबोधित किया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनको रंग के आधार पर कर दिया। यही जब तक ये जातिगत मानसिकता रहेगी ना सूर्या जी, अब तक आरक्षण की जरूरत है। आपको इस मानसिकता से हटने की जरूरत है। अभी तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप फिर बीच में बोल दीजिए, अभी सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। अरे आपने पूरी होने लायक छोड़ी कहाँ है राहुल लाल जी? देखिए आप सवाल उठा दिया बड़ा। मैं तो देखिए मनोज जी, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। ये अभी तक मुस्लिमों के भीतर, सुन्नी के भीतर तमाम खंडों को लेकर भेदभाव की कहानियां गिनती करा रहे थे। जैसे बता रहे थे कि इसको कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत हो रहे, दूसरे को उत्तर देने से पहले अपने भीतर सुधार करने की जरूरत होती है। और वो एक नेशनल टीवी चैनल पर सूर्य प्रकाश जी, आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस प्रकार से आपने शब्दों का अनादर का प्रयोग किया, वो बड़ी है अत्यंत दुखद स्थिति। और वो प्रयोग मैंने कोई अपशब्द बोला उनको? नहीं, आपने कहा अपमानित किया उनको? वो काले से क्या नाम आपका रंग रहा काले से, सोच के देखिए ना, अगर दलित है तो आपके मन में ऑटोमेटिक आ गया काले से। और मनोज जी अच्छी बात है, शब्द बोल रहा है मनोज जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, वो तो आपने दिखा दिया। मैं तो सुन ही रहा हूँ, उनको सुनाओ ना आप। कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे सुन लीजिए, सुनिए, ये राहुल गांधी पप्पू गिरी वाली बातें मत करो। ये जो नौटंकी करने की आदत है ना, पप्पू गिरी वाली बात का मतलब छोड़ दीजिए। नहीं, राहुल गांधी को आप पप्पू, राहुल लाल को आप पप्पू बोल रहे हैं? ये राहुल गांधी और राहुल लाल दोनों ही पप्पू हैं, ये पप्पूगिरी करते हैं। इन दोनों का काम ही पप्पूगिरी करने का। ये तथ्यों सहित बातें करते हैं, तथ्यों की बात कर रहा हूँ। सूर्यप्रकाश जी सुन लीजिए, सुनिएगा तब तो तथ्य पता चलेगा ना आपको। अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति जो एसटी कैटेगरी में है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्यों जाएगा? मनोज जी हमें एक मिनट का समय दीजिएगा, फिर सूर्य प्रकाश जी जवाब दे दे। वो कह रहे कि मैं तथ्यात्मक तौर पर गलत बोल रहा हूँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके। मैं अभी उदाहरण 1 मिनट को समझा देता हूँ। एक अभ्यर्थी है एसटी कैटेगरी से, वो एससी कैटेगरी से अप्लाई करेगा। अगर एसटी कैटेगरी का है तो एसटी कैटेगरी से अप्लाई करेगा किसी परीक्षा में। अब बताइए, अगर कोई उस स्थिति में पिछड़ा वर्ग से है और पिछड़ा वर्ग से तो उससे अप्लाई करेगा। अगर वो पिछड़ा वर्ग से आ रहा और वहां पे अगर वो क्रीमी लेयर में आ गया तो वो बाहर हो गया। अगर पिछड़े वर्ग से क्रीमी लेयर से बाहर हो गया तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे आएगा? मनोज जी तो स्पष्ट है कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी का ही लोग आएंगे उसमें। सूर्य प्रकाश जी, अरे कॉमन सेंस भी तो लगा लीजिए, 103वां संविधान संशोधन को पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाइए। और एक चीज, आरक्षण कोई जो है कि वो गरीबी मिटाने का तंत्र नहीं है। वो आरक्षण एक तरह से, आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब है व्यवस्था के भीतर, सिस्टम के भीतर जो अलग अलग समूह है, वंचित तबके के, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। आखिर वर्तमान में सरकार क्यों चाह रही है कि संसद में क्यों प्रावधान लेके आया जा रहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले?
इसलिए लेके आया जा रहा है कि अगर महिलाएं संसद के भीतर खुद सक्रिय होंगी, वो जब निर्णय लेंगे तो उनका निर्णय लेने का तरीका अलग होगा। तो आरक्षण के बड़े ही विस्तृत नियम है। सूर्या जी, आप उसको बिल्कुल यूं ही हल्के में से कर दे रहे हैं, जैसे लग रहा है गरीबी नहीं, नहीं, एक मिनट दोनों थोड़ी बोलेंगे, बाकी के लोग भी है ना। चूंकि आपने दामोदर यादव का भी सवाल उठाया, मैथिल साहब, तो मैं उनके पास आऊंगा। दामोदर जी जरा मैथिल साहब की बातों का जवाब दे दीजिए, दामोदर जी के बाद मैथिल साहब। हाँ, मैथिल साहब पहले तो अपनी जानकारी ये करेक्ट करें कि वो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में SC ST OBC के लोग भी या कोई भी उसमें लाभ ले सकता है। ये बहुत गलत जानकारी है, और अगर ऐसा होता तो ईडब्ल्यूएस का ये विरोध होता ही नहीं कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो क्यों किया गया। एक तो गलत तरीके से किया गया और सबके लिए नहीं है, पहली लाइन में ये क्लियर कर दूं। दूसरी, निश्चित रूप से मैथिल साहब जो कह रहे थे कि राहुल जी की पहले डेंटिंग बेंटिंग और जो भी खड़गे जी के लिए या जिस भी दलित नेता के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी और बहन मायावती जी के लिए भी बोल रहे थे। निश्चित रूप से जब तक ये मानसिकता रहेगी जाति के आधार पे, छोटा बड़ा, गोरा काला, ऊंचा नीचा, आरक्षण इसी के खिलाफ तो है। ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी सोच को कब ठीक किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई AIS है तो IAS का बेटा IAS बन गया, बच्चे बन गए, 3 पीढ़ियों ने लाभ ले लिया। तो उसमें मेरा सीधा सा कहना है कि जाति की जनगणना और जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति की जनगणना भी कर लेना चाहिए एक बार देश में। और जब तक सरकारें ये नहीं करेंगी तब तक आरक्षण को छूने की कोई बात करेगा तो चाहे, अब आपने कहा चंद्रशेखर आजाद और मायावती सवाल उठाएंगी, नहीं भाई मैथिल जी, मैं आपको बताऊं दामोदर यादव भी सवाल उठाएगा। शिवराज सिंह ने भले ही पूर्व हो गए हो लेकिन सवाल उठाया। अखिलेश यादव जैसे लोगों को भी सवाल उठाना पड़ेगा। तो ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि भाई दलित 3 नेताओं के नाम ले दो आपके, इन्होंने सवाल खड़े किए या ये सवाल खड़े करेंगे। इसमें पिछड़े भी सवाल खड़े करेंगे और सब सवाल खड़े करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारा संविधान नहीं अलाउ करता धर्म और अर्थ के आधार पर आरक्षण देना, इसलिए नहीं होना चाहिए। पहली लाइन तो ये है। लेकिन फिर भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो इन सरकारों पे दबाव बनाए कि सरकार सबसे पहले जातिगत जनगणना और आर्थिक स्थिति अभी देश में किस वर्ग किस समाज की क्या है, एक बार इसका भी आकलन कर ही लेना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि अश्वनी जी ने बताया कि भाई समीक्षा करने की बात उसी वक्त हुई थी जब आरक्षण तय हुआ था कि भाई 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, तो समीक्षा तो होनी ही चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो SC का आरक्षण है या ST का आरक्षण है, वो SC का आरक्षण SC को ही मिले, ST का आरक्षण SC को ही मिले। लेकिन सबसे पहले ये तो देखना चाहिए ना कि भाई अगर सपोज कि कोई IAS बन गया, IPS बन गया, अब वो इतना सक्षम हो गया कि अपने बेटे को दिल्ली में UPSC की कोचिंग पढ़ा सकता है, लगा सकता है, विदेश पढ़ने भी भेज सकता है। तो ऐसे में उसी ST समाज का व्यक्ति जो अपने गांव में बैठा हुआ है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो दिल्ली में आकर बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं कर सकता, कोटा नहीं जा सकता, वो वहीं पर अपने यहाँ अपने गांव शहर में रहकर जितनी पढ़ाई कर सकता उतनी कर रहा है। लेकिन वो आ इसलिए नहीं पा रहा है कि उसके 25 नंबर आ रहे हैं और उसी समाज का व्यक्ति जो पहले से सक्षम हो गया उसके जो है 45 नंबर आ गए, तो फिर से उसको मौका मिल जाएगा। तो कम से कम समाज के जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसे तो उस आरक्षण से फायदा मिल नहीं पा रहा है ना। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं और मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी की बात होती है, हम लोग जब मिशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग संबंधित जो लोग मजबूत हो गए हैं उनसे हमेशा ये कहते हैं कि जो मजबूती आपको मिली है संविधान और आरक्षण के कारण, उस मजबूती तो को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये निश्चित रूप से ये खामी है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं अश्विनी जी से एक बात जरूर कहूंगा कि जो सरकारें अभी आरक्षण के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि संख्या ये लोकतंत्र नहीं है, वोट तंत्र है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और जब वोट तंत्र चलता है तो जिनकी 100 में 80 और 90 आबादी होगी, उनकी हित से अगर टकराहट होगी तो निश्चित रूप से सरकारों को नुकसान होगा। तो अगर समीक्षा की बात करेंगे, जैसा मैंने आज स्टेटमेंट में कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर समीक्षा की बात करने की जो जंतर मंतर पे बात कर रहे हैं, इन्हीं सरकारों को तो समीक्षाएं करना है। तो ये सरकारें जब समीक्षाएं करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण और बढ़ जाए। तो अश्विनी जी रिस्क मत लीजिए, मैं आपको ये बताने की बात कर रहा हूँ। सारे राजनीतिक दल, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी का साहस नहीं है कि जो आरक्षण वाले मुद्दे पे जरा भी रिस्क ले सके। मैं तो ये आज भी कह रहा हूँ,
मनोज जी आप बेहतर जानते हैं 55 कलेक्टर और 55 एसपी है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 110 कलेक्टर एसपी हो जाते हैं। अगर आरक्षण को लागू हुए इतने बरस हो गए, लगभग 80 बरस हो गए, और आईएएस आईपीएस में कईयों को जानता हूं जो बाबू बन के बैठे हैं, कोई वल्लभ भवन में बैठे हैं, कोई पीएचक्यू में बैठे हैं, लेकिन उनको पोस्ट नहीं मिल रही। आप 110 में से बता दीजिए कि 110 में से क्या 50 भी 40 भी एससी एसटी और ओबीसी के कलेक्टर हैं क्या, या एसपी हैं क्या? तो ये जो मानसिकता है, ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक आरक्षण ऐसे ही लागू रहेगा। सिर्फ आर्थिक आधार पर मुद्दा नहीं है, जाति के आधार पर हो रहे शोषण और ऊंचू नीच की सोच और उसके आधार पर चल रहे घटनाक्रमों के खिलाफ ये आरक्षण दिया गया है, और ये इसीलिए लागू है और रहना चाहिए। अश्वनी जी, मैं आपके पास आऊंगा तकनीकी आधार पर बात करने के लिए, लेकिन मैथिल साहब थोड़ा तमतमाए हुए हैं। जरा मैथिल साहब से एक के पास चलता हूं। मैथिल साहब बताइए क्या कह रहे हैं दामोदर जी की बात पर। देखिए, मैं ना तो दामोदर जी के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, ना ही राहुल लाल जी, और जो अभी बताया जैसा कि प्रेटेंड किया गया खड़गे साहब के विषय में, मैंने केवल इतना ही कहा था, उनका नाम मेरे दिमाग में स्लिप कर रहा था, तो मैंने कहा कि काले से जो है कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं आप मैथिल साहब। ना घबराया हुआ सा नहीं हूं, ना मैं किसी का अपमान करता हूं पहली चीज, और ना ही मेरी ये आदत है। लेकिन अभी जो यहाँ पे एक गलत फैक्ट दोबारा कोट किया गया कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर सवर्णों के अलावा सभी को आरक्षण नहीं मिलेगा, इस चीज को बार बार दोनों ने कोट किया, जो कि फंडामेंटली बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें अप्लाई करता है, अगर वो कट ऑफ को क्रॉस करता है वहां पर, तो उसको वहां पर अपॉइंटमेंट मिलेगा। ये पहला फैक्ट, इसको बिल्कुल चाहे आप दोनों वेरीफाई कर लें। दूसरी चीज, यहां पर अभी मेरे भाई ने बोला, दामोदर यादव जी ने, कि हमें तो बात इक्वलिटी की करनी। बिल्कुल, मैंने कब कहा इसके अंदर, या कोई जो मांग हो रही है उसमें कौन कह रहा है कि आप आरक्षण को जो है वो खत्म कर दीजिए? मैं तो नहीं कह रहा, और मैं तो आर्थिक आधार पे भी आज नहीं बात कर रहा हूं। और एक वर्ग ऐसा है समाज का, वो आर्थिक आधार पे बात ही नहीं कर रहा। मैंने शुरुआत में एक बात बोली कि क्यों एक आईएएस दादा का आईएएस नहीं हो गया, वो मुझे लगता है बात रिपीट हो रही है। मैं अश्वनी दुबे के पास चलूंगा। मैं हो गई आपने दादा दादी वाली कहानी बता दी। मैं अश्वनी जी के पास जा रहा हूं। अश्वनी जी, एक बात तो साफ हो चुकी है, जैसा कि दामोदर जी ने भी कहा है, राहुल जी ने भी कहा है, और सूर्य प्रकाश मैथिल भी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण खत्म करने की बात तो हम भी नहीं कह रहे। एक बात तो साफ हो चुकी है कि अगर जनगणना हो गई तो ऐसा ना हो कि ये और ज्यादा बढ़ जाए स्थिति। और राहुल गांधी और तमाम नेता भी कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी संख्या भारी, उसकी उतनी संख्या भारी, उतनी उसकी जिम्मेदारी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर आबादी ज्यादा है तो आप उतने कलेक्टर बिठाइए, उतने एसपी बिठाइए, उतने सचिव बिठाइए, उतने ही मंत्री बनाइए, उतने ही विधायक दीजिए, उतने ही सांसद दीजिए, तो बात तो फिर बहुत आगे निकल जाएगी मुझे लगता है। बात आगे निकल गई है, निकल क्या जाएगी? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि निकल ही गई है। निकल गई है। मध्य प्रदेश में इकबाल सिंह बैस का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश से ही आते हैं आप, उनके बेटे को भी देख लीजिए, और तमाम आईएएस आईपीएस, नाम किसी का नहीं लेना चाहता यहाँ पर, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये जो सुदामा कोटा है ना मनु भाई जी, उस सुदामा कोटा में आप और हम हकदार नहीं हैं लेने के। वो सुदामा कोटा भी अल्पसंख्यक भाई जो हैं उनको मिलेगा, और बहुत कम लोग हैं जो माने तथाकथित सवर्ण हैं, जो भले रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, और राहुल लाल जी की नजरों में खटकते हैं वो, अरे सवर्ण है, नरसंहारी हो जाना चाहिए सवर्णों का। ये नहीं, जब समाज में परिवर्तन होता है तो नया रास्ता निकलता है, तो जनरल कैटेगरी माइनॉरिटी में जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनरल कैटेगरी को माइनॉरिटी में करोगे, भाई मार तो नहीं दोगे, यूरेशिया तो नहीं भेज दोगे ना, वहां का हम चैनल चलाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, मनोज जी आप भी मनुवादी हैं, मनुवाद पर चर्चा चल रही है, मनुस्मृति पर चर्चा चल रही है, आपके नाम में मनु लिख लिया। तो आप ऐसे समझिए कि एक बात सूर्या, मुझे भी नहीं ध्यान आता कई बार, मनोज भाई कई बार आपको भी नहीं ध्यान आता, लोगों की मेमोरी इस मोबाइल ने डिजिटल एरा में थोड़ी कम कर दी है। तो एक बार अगर नाम याद नहीं आया, उसको लेकर के एक तथाकथित सामाजिक चिंतक जो अभी जातिगत तरीके से राजस्थान का हाल बयान कर रहे थे, और उनके सारे डिबेट उठा लीजिए, सारे डिबेट जातिवादी हैं, क्षमा करिएगा,
सारे डिबेट नफरत फैलाने वाले हैं। दामोदर भाई बड़ी बैलेंस बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए ना कैसे आप इंपार्शियल, इंडिपेंडेंट, एक ट्रांसपेरेंट सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। मैं फिर महापुरुषों की बात पर आऊंगा मनोज भाई, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहां बोलना थोड़ा सा जरूरी था। हाँ। और आरक्षण जाति धर्म पर नहीं आर्थिक आधार पर हो, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा था। धर्म के आधार पर दलित भाइयों को आरक्षण देना अनुचित होगा। आरक्षण का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सरकारी मदद केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हों। आरक्षण से समाज का संतुलन बिगड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 मई 1949 को असेंबली में भाषण देते हुए जोर देकर कहा था कि यदि हम किसी को आरक्षण देंगे तो उससे समाज में असंतुलन बढ़ेगा। ऐसा आरक्षण देने से भाई भाई के बीच दरार पैदा हो जाएगी। अब आरक्षण 95% पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2006 में एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में 95% आरक्षण पहुंच गया। उसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने वित्त पोषित जो सरकारी संस्थान में उससे 27% ओबीसी कोटा पर तो सहमति जता दी, लेकिन संपन्न तबके को इससे बाहर रखने लगे। कहां हुआ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट? बताइए ना। एक भी समीक्षा हुई उसमें यह भी कहा गया था इंदिरा साहनी की जजमेंट में, जो एफ्लुएंट कम्युनिटी जैसे हमारे यादव भाई हैं, जनरल से भी ऊपर हैं, माल गुजार हैं, पटेल भाई हैं, माल गुजार हैं, राजा जो जिस देश के रहे सब ओबीसी रहे, गुर्जर हैं, जाट हैं, ये साहू हैं हमारे यहाँ, सिंगरौली विधायक साहू क्या इस बिजनेसमैन हैं, ये जायसवाल हैं, इनको क्यों नहीं आप जनरल में शिफ्ट करते हो? जात बात तो उस इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये भी हुई ना, लेकिन आपने 300 से संख्या 1200 जातियों की कर दी और रिजर्वेशन का एरिया बढ़ाते जा रहे हैं और फिर कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहां से ये नारेबाजी आती है समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सेलेक्टिवली इंटरप्रिटेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्लासिफिकेशन कर दो, क्लासिफिकेशन के विरोध में चले जाएंगे, आरक्षण की समीक्षा की बात उठेगी, मनुवादी कहना शुरू कर देंगे। भाई समाज में हर स्तंभ के हर तरह के लोग रहते हैं। इस समाज ने सबने साथ मिलकर दलित भाई मैं अपने ऑफिस में आपके साथ एक और ओम सुधा जी बैठे थे, मेरे ऑफिस में मैंने स्वयं कितने लोगों को एम्पावर किया है। ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं आकर के देख ले, मेरा सबसे अच्छा वन ऑफ द बेस्ट जूनियर किस कम्युनिटी से है, मेरा ड्राइवर किस कम्युनिटी, कभी भेदभाव नहीं किया। हम बचपन में पढ़े ही हमारे ओबीसी भाइयों के साथ, हमारी मां खाना बना के खिलाती थी। ये क्लासिफिकेशन कुछ जो ये समाज में कह रहे हैं अलग अलग सबके शमशान स्थल बने हुए, भाई हर जगह ये है। विवाह अपने समाज में होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी क्यों आपका सामाजिक संतुलन बनाएगी? भाई साहब आप ये बताइए, आपका सामाजिक संतुलन शिक्षा के आधार ये बड़ा विषय है और हर वर्ग की अपनी अपनी पीड़ा है। जवाब देना चाहूंगा। गरीब दलित में भी, राहुल जी मैं माफी चाहता हूं, समय खत्म होगा। गरीब दलित में भी है, गरीब आदिवासियों में भी है, गरीब सवर्णों में भी है। और ये बात सही है कि देखिए इसकी समीक्षा जल्दी से बोल दीजिए, समय खत्म हो गया। बस एक पंक्ति देखिए, मैं कहीं से भी सवर्ण विरोधी मैंने नहीं बोला। मैंने बोला है कि समाज में जातिगत बड़ी गहरी खाई है और उस खाई को पाटने के लिए जब तक वो खाई नहीं पटेगी तब तक आप आरक्षण जैसे व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना कितनी गहनता के साथ है, जिससे कि देखिए अब इतना तो तय हो गया कि खाई पटेगी कि नहीं पटेगी ये तो नहीं पता, लेकिन राजनीतिक पार्टी का पोस्टर जरूर फट जाएगा अगर आरक्षण पर जरूरत से ज्यादा बात हुई तो। और इस तरह से हम बयान भी देख रहे हैं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द बयान आते हैं तो घबराहट राजनीतिक दल और राजनेताओं में आती है और वो देखी भी जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है और ये बात अब पीछे आ नहीं सकती, क्योंकि लोकतंत्र के साथ साथ अब ये बड़ा वोट तंत्र भी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।